हम लोग बात कर रहे थे आपका सेक्शन 31 पर बात होनी है। नहीं, 31 पे कहाँ होनी, आप तो 33 पर बात होनी है, 33 पर बात हो रही है। जो पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 39 सेक्शन 39 है, और सेक्शन 39 कह रहा है कि जबकि कथन किसी बातचीत, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, पुस्तक अथवा पत्रों या कागज पत्रों की आवली का भाग हो, तब क्या साक्ष्य दिया जाए। What evidence to be given when statement forms part of a conversation, document, electronic record, book or series of letters or papers। कहता है जबकि कोई कथन जिसका साक्ष्य दिया जाता है किसी बृहत्तर कथन का या किसी बातचीत का भाग है या किसी एकल दस्तावेज का भाग है या किसी ऐसे दस्तावेज में अंतर्विष्ट है जो किसी पुस्तक का अथवा पत्रों या कागज पत्रों की संसक्त आवली का भाग है या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के भाग में अंतर्विष्ट है, तब उस कथन, बातचीत, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, पुस्तक अथवा पत्रों या कागज पत्रों की आवली के उतने का ही, न कि उतने से अधिक का साक्ष्य दिया जाएगा जितना न्यायालय उस कथन की प्रकृति और प्रभाव को तथा परिस्थितियों को जिनके अधीन वह किया गया था पूर्णतः समझने के लिए उस विशिष्ट मामले में आवश्यक विचार करता है। सेक्शन को इस प्रकार पढ़ेंगे। तो सेक्शन में हम आगे बढ़ें इससे पहले एक बात समझ लेनी जरूरी है कि सेक्शन में यह लिखा है कि उतने का ही, न कि उतने से अधिक का। इसका मतलब उतने का जरूर दिया जाएगा, उतने से कम का भी नहीं, ठीक है ना। कहता है उतने का, न कि उतने से अधिक का। तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं निकलेगा कि उतने से कम का साक्ष्य देना यह परमिसेबल है, यह बिल्कुल नहीं मतलब निकलता है। आप लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है, कानून में सोचना दोनों तरफ है और आप दोनों तरफ सोचना छोड़िए, एक तरफ भी ठीक से सोचने को तैयार ये नहीं है। सुबह बात कर रहे थे हम लोग, आर्टिकल 32 कहता है कि कोई रिट, ठीक है, जिसके अंतर्गत इस प्रकार की रिटें भी हैं और आप कोई रिट पढ़ने को तैयार ही नहीं है, ठीक है, जबकि पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये करने की ताकत किसी में नहीं है एक्सेप्ट द लेजिस्लेचर। तो जो लिखा है कम से कम उतना तो पढ़े, और जो लिखा है उसका स्वाभाविक अर्थ, जो नेचुरल मीनिंग उसका हो सकता है, वह नेचुरल मीनिंग तो ले। तो अगर वो कहता है उतने का, हम सेक्शन में अंदर अभी जा ही नहीं रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी निगाह ये वहां जानी चाहिए जहां सेक्शन विधिक नियम को प्रतिपादित कर रहा है। हमने आपसे जब टीपीए पढ़ा रहे थे तब भी चर्चा की थी कि अधिनियमों के प्रारूपण का एक ढंग होता है और अधिनियम के प्रारूपण यानी ड्राफ्टिंग जिसे अंग्रेजी में कहते हैं आप, उसकी ड्राफ्टिंग का एक ढंग होता है। जैसे टीपीए में उन्होंने ढंग ये क्या अपनाया, आप कोई सेक्शन उठा लें, टीपीए का कोई सेक्शन उठा लें, उसमें पहले उन्होंने वो परिस्थितियां बताई जिन परिस्थितियों में वो सेक्शन लागू होगा, ठीक है ना। आप कोई सेक्शन, कोई भी टीपीए का एक कोई सेक्शन उठा लें, उस सेक्शन में सबसे पहले उन्होंने वो सर्कमस्टांसेस, वो परिस्थितियां वर्णित की हैं जिन परिस्थितियों के विद्यमान होने पर सेक्शन प्रवर्तन में यानी एप्लीकेशन में आएगा और एप्लीकेशन में आने पर वह जिस विधिक परिणाम को पैदा करेगा, वह विधिक परिणाम उन्होंने सेक्शन के अंत में
डिफाइन किया है। यही तरीका ड्राफ्टिंग का पूरी टीपीए में अपनाया गया है। यहां भी एक तरीका उन्होंने अपनाया ड्राफ्टिंग का, क्योंकि एविडेंस एक्ट चीजों को साबित करने से संबंधित है। आप चीजों को साबित कैसे करेंगे, या चीजों को साक्ष्य के तौर पर आप किस प्रकार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो एक सिंपल बात उसने कही, उसने कहा कि आप जिस कथन का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष देना चाहते हैं, आप जो भी कथन या तो विवादित तथ्यों से संबंधित होगा या सुसंगत तथ्यों से संबंधित होगा, क्योंकि कथन आप साक्ष्य में ही तो देना चाहते हैं भाई। आप कहां देना चाहते हैं? एविडेंस में। तो कथन आप साक्ष्य में देना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसका संबंध या तो विवादित तथ्यों से होगा और या सुसंगत तथ्यों से होगा। और वह कथन विवादित तथ्यों या सुसंगत तथ्यों से इस प्रकार संबंधित होगा कि वह विवादित तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के अस्तित्व को न्यायालय के समक्ष दर्शित कर सकता होगा। तभी तो आप देंगे कथन को साक्ष्य में, नहीं तो साक्ष्य में देने की जरूरत कहां है। आप कथन को साक्ष्य में देना चाहते हैं, लेकिन जिस कथन को साक्ष्य में देना चाहते हैं वह कथन सिंगल नहीं है, अकेला नहीं है, वह बृहत्तर बातचीत का भाग है। वो एक ठीक है लॉन्ग कन्वर्जेशन उसका भाग है। वो एकल दस्तावेज के रूप में भी नहीं है। वो एक पुस्तक में विभिन्न जिस पुस्तक में दस्तावेज संग्रहित है उनमें कहीं पर किया गया है। यह कोई पत्रों का आवागमन, पत्रों का आदान प्रदान दो व्यक्तियों के बीच हुआ, उन पत्रों में से किसी एक में वो कथन किया गया है जिसका साक्ष्य आप देना चाहते हैं। या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है, उस इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में बहुत सारे कथन हैं, उन कथनों में से एक वो कथन भी है जिसे आप साक्ष्य के तौर पर देना चाहते हैं। तो अब एक बड़ी समस्या है, क्योंकि वो कथन अकेला नहीं है, वो एक बृहत्तर बातचीत का भाग है। ये बहुत सारे लेटर्स में से किसी एक में संग्रहित है। पूरा पत्र व्यवहार ये चला है, किसी पत्रों की आवली, यानी एक के बाद एक लेटर सारे इस प्रकार जो संसक्त आवली उसका भाग है। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्म में कोई चीज रखी गई थी उसमें संग्रहित है वो। अब या तो पूरा दे न्यायालय के समक्ष, और पूरा ना दे तो फिर कितना दे, ये समस्या है। पूरा दे और न्यायालय पूरा सुने तो समय की बर्बादी। आप मानते होंगे कि न्यायालय खाली बैठा है, उसके समय की कोई कीमत नहीं, लेकिन ऐसा वाकई थोड़ी है। दरअसल है क्या, आप तो न्यायालय का आकलन पीठासीन अधिकारी से करते हैं, जबकि हमने पहले भी कहा कि पीठासीन अधिकारी व्यक्ति भी है, ठीक है, यानी मानव प्राणी भी है और पीठासीन अधिकारी भी है। मानव प्राणी के रूप में उसमें 20 दुर्गुण होंगे, लेकिन पीठासीन अधिकारी के तौर पर वो इस कानून से बंधा होने के कारण सम्मान के ही योग्य है, क्योंकि वो मानव प्राणी की तरह व्यवहार नहीं कर सकता, और ना ही हम उसे मानव प्राणी मानकर कोई सम्मान देते हैं। मानव प्राणी के तौर पर अरे मेरा मन होगा, हमारी तुमसे दोस्ती होगी, हम सम्मान देंगे, नहीं होगी तो अपने घर बैठो, हम अपने घर बैठे। भाई तुम पीठासीन अधिकारी होगे तो हम क्या करें? दुनिया में बहुत कुछ हो गया,
और जितने जो कोई हुए वो कोई दुनिया में स्थायी तो हुए नहीं। तुम भी नहीं रहोगे, हम भी नहीं रहेंगे, फर्क क्या है? हो गए अपने घर के पीठासीन अधिकारी, होते रहो, क्या फर्क पड़ता है? तो मानव प्राणी के तौर पर हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन पीठासीन अधिकारी के तौर पर क्योंकि वह इस कानून से ही चलेगा, तो इस कानून से चलने के कारण वह सम्मान के योग्य है, और चूंकि वह इन कानूनों के मुताबिक चलता है, इसलिए डेफिनेटली आप ये मान लीजिए कि उसके पास समय का अभाव ये होता है। तो इसलिए न तो हम पूरा उसके समक्ष रख सकते हैं और न ही हम अधूरा उसके समक्ष रख सकते हैं। न पूरा रख सकते हैं न अधूरा रख सकते हैं, दोनों ही नहीं रखते, क्योंकि पूरा रखें तो समय की बर्बादी है। क्योंकि हम तो एक स्टेटमेंट का साक्ष्य उसके समक्ष देना चाहते हैं और वह स्टेटमेंट बृहत्तर बातचीत का भाग है, या ठीक है आपका ये या किसी एकल दस्तावेज का भाग है, या किसी ऐसी दस्तावेज में अंतर्विष्ट है जो किसी पुस्तक का अथवा पत्रों या कागज पत्रों की संसदतावली का भाग है। ये तो सब बड़ी चीजें हुई ना, तो विशाल चीजें हुई, और जब इनका वो भाग है तो अगर पूरा दें तो समय की बर्बादी है, और अधूरा दें तो पता नहीं न्यायालय को क्या समझ में आए, ठीक है ना? क्योंकि अधूरा ये आप अगर देने के लिए अनुमति किए गए तो आप अपनी समझ से जितना उचित समझेंगे उतना न्यायालय के समक्ष ये प्रस्तुत करेंगे, और जितना आप प्रस्तुत करेंगे उतना न्यायालय उस कथन का सम्यक मूल्यांकन करने के लिए, ठीक है, उचित समझेगा या नहीं ये भी पता नहीं। ना आप पूरा दे सकते हैं ना अधूरा दे सकते हैं, इसलिए कानून बनाया। और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है कि आप जिस कथन का साक्ष्य देना चाहते हैं वो अगर बृहत्तर बातचीत आदि का भाग है, तो आप उस सारी बातचीत का या पत्रों की आवली का या दस्तावेज का जो भी है, या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का, उतना भाग न्यायालय को दें जितना उस कथन की प्रकृति और उन परिस्थितियों को समझने में सहायक हो जिन परिस्थितियों के अधीन वो कथन किया गया था। क्योंकि हमने आपसे कई बार कहा कि परिस्थितियों को हटाकर किसी भी कथन का मूल्यांकन ये नहीं किया जा सकता। अगर आप परिस्थितियों को हटाकर किसी कथन का मूल्यांकन कर रहे हैं तो उस कथन का सम्यक मूल्यांकन संभव नहीं, और इसीलिए हाई स्कूल, इंटर आदि सभी कक्षाओं में आपसे प्रसंग और संदर्भ सहित व्याख्या कराई जाती है, क्योंकि प्रसंग और संदर्भ से काटकर किसी भी स्टेटमेंट के अर्थ को समझा ही नहीं जा सकता। हमने आपसे कहा कि आप बहुत ही नीच व्यक्ति हैं। अब अगर उन परिस्थितियों को नहीं स्पष्ट किया गया है, जिन परिस्थितियों में हमने ये कहा, तो ये तय नहीं हो सकता कि हमने आपसे हंसी में नीच कहा, ठीक है, या वास्तव में आपकी मानहानि करने के प्रयोजन से नीच कहा। ठीक है, कई बार होता है आदमी हंसी मजाक कहता है यार तुम तो बहुत ही नीच आदमी हो। अब सवाल यह है भाव भंगिमा क्या थी,
बात क्या चल रही थी, किन संदर्भों में कहा, जब तक ये तय न हो तब तक कथन का सम्यक मूल्यांकन ये हो ही नहीं सकता। अगर ज्यादा दिया जाए, ठीक है, उस सारी बातचीत का ज्यादा भाग ये दिया जाए न्यायालय के समक्ष साक्ष्य में, तो अननेसेसरी, और कम दिया जाए तो कथन का सम्यक मूल्यांकन हो नहीं सकता। इसीलिए सेक्शन में 90 तुले शब्दों का प्रयोग यह हुआ है, और कानून की विशेषता यही है, उसका स्पेसिफिकेशन यही है, और हम तो आप तक ये समझ ही नहीं पाए। हम वाकई इस बात को समझने का प्रयास लगातार करते हैं कि आखिर आप लोग मानते क्या है कानून के बारे में, आपकी मान्यता क्या है, क्योंकि जो लिखा होता वो आप बताते नहीं, उसका जो सामान्य अर्थ है वो आप लेते नहीं, और क्योंकि नियम यह है कि जो लिखा है उसमें रंच मात्र बदलाव नहीं होगा। निर्वचन के अपने सिद्धांत हैं। निर्वचन का सिद्धांत कहता है कि या तो विधायी का स्वयं किसी शब्द को कोई अर्थ ये दे दे डेफिनेशन क्लास में, और फिर वो इंस्टीट्यूट में प्रयोग हो, तब तो आप वही अर्थ ये लेंगे। और इवन संदर्भ से अन्यथा प्रतीत होने लगे तो वो भी नहीं लेंगे, क्योंकि डेफिनेशन क्लास में भी वो लिख के चलते हैं, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा प्रतीत न हो, ठीक है, इस शब्द का यह अर्थ लिया जाएगा। यदि संदर्भ से अन्यथा प्रतीत होने लगे तो वो अर्थ भी नहीं लिया जाएगा जो स्वयं डेफिनेशन क्लास में लेजिस्लेटर ने दिया। और अगर कोई अर्थ किसी शब्द को डेफिनेशन क्लास में दिया ही नहीं विधायिका ने, और फिर वो इंस्टीट्यूट में प्रयोग हो गया, तो इंस्टीट्यूट की प्रकृति देखी जाएगी, इंस्टीट्यूट का नेचर देखा जाएगा। वो अधिकार प्रदाता है, वो दायित्व का अधिरोपण करने वाला है। अगर दायित्व का अधिरोपण करने वाला मीनिंग कर भाई पिनल है, या टैक्सिंग इंस्टीट्यूट है, क्योंकि टैक्स भी दायित्व है, तो फिर उस शब्द का डिक्शनरी मीनिंग लिया जाएगा, यानी सामान्य अर्थ लिया जाएगा, जो सामान्यतः उस शब्द का समाज में अर्थ समझा जाता है। और अगर अधिकार प्रदाता है इंस्टीट्यूट, तो उस शब्द का जो मैक्सिमम अर्थ हो सकता है वो लिया जाएगा। और इसमें भी ध्यान रखा जाएगा कि इंस्टीट्यूट का ऐसा अर्थ आप नहीं लेंगे जो स्वयं इंस्टीट्यूट के उद्देश्य को विफल कर दे। इस ढंग का अर्थ भी आप नहीं ले सकते। तो ये सारे निर्वचन के नियम हैं, और इनके हिसाब से इंस्टीट्यूट का निर्वचन ये करना होता है। और आप मनमाने ढंग से चाहे जो कुछ किसी भी उपबंध का अर्थ ये बताना शुरू कर देते, और निहायत, ठीक है, दुराग्रह के साथ आप तो मना करो तो भी आप नहीं मानते। सेक्शन सीधे कह रहा है कितना आप उसका भाग देंगे बृहत्तर बातचीत का, जितना, ठीक है, न उससे ज्यादा न उससे कम, कहता है उतने का, न कि उससे अधिक का। इसका मतलब यह हुआ उतने का देंगे, उतने से कम का भी नहीं देंगे, उतने का, न कि उससे अधिक का, जितना। क्या क्या समझने के लिए? उस कथन की प्रकृति, वही जैसे हमने कहा कि आप बहुत नीच हैं, तो इस कथन की प्रकृति अपमानजनक थी या सामान्य ढंग से, ठीक है, आम बोलचाल में कथन, उस कथन की प्रकृति और प्रभाव तथा उन परिस्थितियों को जिनके अधीन वह किया गया था पूर्णतः समझने के लिए उस विशिष्ट मामले में न्यायालय विचार करता है। मीनिंग देयर बाय इट विल बी डिपेंड ऑन द कोर्ट। न्यायालय बताएगा, आप पर नहीं छोड़ा।
न्यायालय बताएगा। आपने कम दिया तो वो कहेंगे और दीजिए, ठीक है, 2 लेटर और लाइए, इससे पहले क्या आपने क्या लिखा था वो लाइए। इन्होंने उत्तर में ये लिखा ना, आपने जो लिखा था पहले वो लाइए, ठीक है। तो जितना उन्हें उचित लगता है उस कथन की प्रकृति और प्रभाव, इसे समझने के लिए और उन परिस्थितियों को समझने के लिए जिन परिस्थितियों में वह कथन किया गया, तो सेक्शन में कुछ है नहीं, नियम कानून में सामान्य ही होते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं होता जो बड़ी कोई स्पेशल बात कह रहा हो। सामान्य जीवन जिस ढंग से चलता है वैसे ही नियम कानून में होते हैं। दिक्कत यह है कि आप अपने जीवन को सामान्य ढंग से जीते ही कहां है, इसलिए वो कानून कुछ और लगता है, अन्यथा कानून में कुछ विशेष नहीं होता। सेक्शन अपने में एकदम क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन 34, ठीक है, 35 और 36, 37 और 38, यानी एक साथ ये सेक्शन पढ़े जाएंगे, 34 टू 38, ये सारे सेक्शन एक साथ पढ़े जाते हैं। ये न्यायालयों के निर्णय के बारे में। इन सेक्शन को हम शुरू करें, इससे पहले एक बात ये समझ लेना ठीक रहेगा, क्योंकि वो बात बड़ी, ठीक है, आपको कष्ट देगी, वो बात कतई समझ में नहीं आती। जब हम एलएलबी कर रहे थे तो हमें भी वो बात बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। मान लीजिए 304A का मामला है, एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट के लिए उपेक्षा से या उतावलेपन से काम करके मानव मृत्यु ये कारित की गई, उपेक्षा या उतावलेपन से, तब 304A आएगा। और उपेक्षा अगर ये बरती गई है, ठीक है, तो मोटर एक्सीडेंट जो क्लेम ट्रिब्यूनल है, यानी जो मोटर व्हीकल एक्ट है, वो ये कहता है कि अगर मोटर यान के चालन में उपेक्षा बरती गई है और मोटर यान के चालन में बरती गई उपेक्षा से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वह मोटर व्हीकल एक्ट में बताए गए सिद्धांतों के अनुसार, ठीक है, वह तो नहीं, क्योंकि वह तो मर ही गया, वह से मतलब है उसके उत्तराधिकारी। मोटर व्हीकल अधिनियम में, मोटर व्हीकल एक्ट में बताए गए सिद्धांतों के अनुसार प्रतिकर पाने के हकदार हैं। ये एमबी एक्ट में लिखा है। अब जो 304A का मुकदमा दर्ज हुआ वो मोटर यान लापरवाही से चलाने के कारण मानव मृत्यु हो जाने के संबंध में दर्ज हुआ, उसमें सजा हो गई आदमी को। इसके बाद भी वहां सजा हो गई, इसके बाद भी वो निर्णय लाकर अगर आप उस ट्रिब्यूनल में प्रस्तुत करेंगे, जो ट्रिब्यूनल प्रतिकर संबंधी मामले को सुन रहा है, तो वह उस निर्णय के आधार पर कोई निर्णय नहीं करेगा। हो गई सजा, हो जाने दीजिए। इसके बाद भी जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल है वो कहेगा मेरे समक्ष आप एविडेंस से यह साबित करिए कि इन्होंने दुर्घटना की थी। मेरे समक्ष जब तक साबित नहीं हुआ
हम इनसे प्रतिकर आपको नहीं दिलवाएंगे। वो निर्णय यहां प्रयुक्त हो जाए, बिल्कुल नहीं होगा। वहां छूट गया मुकदमा। ठीक है, यानी 304(a) के मुकदमे में सजा नहीं हुई। अगर आप प्रतिकर संबंधी मामले में उस निर्णय को प्रस्तुत करें और प्रतिकर के दायित्व से बचना चाहें तो आपको इसकी अनुमति नहीं मिलेगी और आपको प्रतिकर यह देना ही होगा अगर वहां यह साबित हुआ कि दुर्घटना आपने ही की और उपेक्षा से की। अब इसका कोई कारण समझ में नहीं आता। जब आप एलएलबी में होते हैं, एलएलबी तो छोड़ो, एलएलबी में तो तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं होता, एलएलबी में तो तुम्हें कुछ आता ही नहीं। सुबह हम लोग बात कर रहे थे एलएलएम वालों से, तो उनकी क्या दशा थी वो भी आपने देखा। एलएलबी में तो आपको कुछ आता ही नहीं। एलएलबी में तो आपकी मान्यता क्या होती है, तो हम आज तक ये खोज का विषय मेरे लिए कि आपकी मान्यताएं क्या होती हैं, कि आखिर आप क्या कैसे सेलेक्ट हो जाएंगे, ये इस विषय पर आपकी मान्यता क्या है, ये मेरे लिए आज भी खोज का विषय है। एलएलबी में आप क्या सोचते हैं कंपटीशन के बारे में कि कैसे निकल जाएगा, वो तो छोड़ दीजिए। जब आप कचहरी पहुंच जाएंगे तो 70 और 80% वकील वो इसका लॉजिक आपको नहीं बताएंगे कि आखिर वो निर्णय वो भी न्यायालय का है और ये निर्णय ये भी न्यायालय का है, तो वो निर्णय आखिर इस यहां लागू क्यों नहीं हो रहा। वहां कचहरी वकील ये तो बताएंगे लागू नहीं होगा, इतना बताएंगे। क्यों? देख रहे हैं लगातार लागू नहीं हो रहा। लेकिन क्यों नहीं लागू हो रहा? और एक टीचर की भूमिका यही है। और जब तक आपको चीजों का कारण न पता हो कि कोई भी चीज है तो वो क्यों है, तब तक आप वेल ट्रेंड हो सकते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं। और ट्रेंड भालू भी होता है। हमने कहा ना, एक बार हमने कहा आपसे कि आपने सर्कस के वो दिन नहीं देखे, क्योंकि 2000 आप में से बहुतों की बर्थडे होगी, डेट ऑफ मतलब बर्थ ईयर होगा, और 2000 में आपको जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ाया था पशुओं के अधिकार में कि केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, सर्कस में जानवरों का उपयोग बंद हो गया। हमने देखे तो भालू मोटरसाइकिल ये चला लेता था। ट्रेनिंग इस चीज का नाम है कि भालू मोटरसाइकिल चलाता था। तो अगर आप भी ट्रेनिंग प्राप्त करके वकालत करने लगे या पढ़ाने लगे, ठीक है, तो क्या आपने जाना और क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। तो वेल ट्रेंड होना अलग बात है और वेल एजुकेटेड होना यह अलग बात है। आपको यह मालूम होना चाहिए कोई भी चीज है तो वो क्यों है। जब तक आप ये नहीं जान सकते कि कोई भी चीज है, कोई भी बात हो रही है, तो उसके पीछे सिद्धांत क्या है, क्यों हो रही है वो, तब तक आप वेल एजुकेटेड नहीं बल्कि वेल ट्रेंडी कहलाएंगे। तो कचहरी में भी आप देखें, वो ये तो बताएंगे कि वो निर्णय यहां लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो इसका कारण एविडेंस एक्ट की ये धाराएं हैं। और एविडेंस एक्ट की ये धाराएं इस रूप में मौजूद क्यों है? तो इसके पीछे बड़े सामान्य सिद्धांत। पहली चीज, सबसे पहली बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत करेंगे, सिविल मामले का संज्ञान कौन करेगा? सिविल कोर्ट। और दांडिक मामले का संज्ञान कौन करेगा? क्रिमिनल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट कहां है? धारा 6 सीआरपीसी।
ठीक है, दंड न्यायालयों के वर्ग बताए उन्होंने कि ये क्रिमिनल कोर्ट होते हैं। क्रिमिनल कोर्टों में मजिस्ट्रेटों के न्यायालय, सेशन न्यायालय, उच्च न्यायालय, ठीक है, विभिन्न विधियों के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय। मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में दो प्रकार के न्यायालय, कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय, और सबकी अलग अलग अधिकारिताएं, ठीक है ना, अलग अलग अधिकारिताएं। कोई भी न्यायालय उस मामले में सुनवाई नहीं कर सकता जिस मामले में उसे अधिकारिता नहीं है, और अगर उसने उस मामले में सुनवाई की जिसमें उसे अधिकारिता नहीं है तो उसका निर्णय नल एंड वॉइड, शून्य माना जाएगा। हां, अगर उसमें स्थानीय अधिकारिता और दीवानी में अगर धनी अधिकारिता इसका अभाव था तो शून्य तभी माना जाएगा जबकि आप दो बातें साबित करें कि आपने धनी या स्थानीय अधिकारिता के अभाव का प्रश्न सुनवाई के प्रथम अवसर पर या उन मामलों में जिनमें विवादिकों का स्थिरीकरण होता है, विवादिकों के स्थिरीकरण के समय या उससे पूर्व यह बात उठाई थी और लगाए सीपीसी में धारा 21 में, और न्यायालय ने आपकी बात नहीं मानी और उसके कारण यहीं पर नहीं रुका और उसके कारण वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया है, यह स्थिति है। और जब सीआरपीसी में हम लोग आते हैं तो मेरा ख्याल है 460, 61, 62 या 63 होगा स्थानीय अधिकारिता का भाव। तो वहां भी ये कहता है कि अगर आपने ये साबित किया कि स्थानीय अधिकारिता से संबंधित नियमों का पालन न होने से वस्तुतः अन्याय हुआ है, तब डिग्री नल एंड वॉइड होगी। हां, अगर विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता का अभाव था, यानी सीपीसी में सेक्शन 9 की अधिकारिता नहीं थी या सीआरपीसी में सेशन को विचारण करना चाहिए था और मजिस्ट्रेट ने कर लिया, तो फिर निर्णय शून्य है, फिर निर्णय नहीं लागू हो सकता। इसके मतलब एक बात तो निकल आई कि अगर न्यायालय को विचारण की अधिकारिता नहीं है तो फिर न्यायालय का निर्णय लागू नहीं हो सकता। तो प्रतिकर संबंधी मामलों पर विचार करने की अधिकारिता के क्रिमिनल कोर्ट में है? नहीं है। भाई दंड न्यायालय कौन से मामलों का विचारण करेगा? जो सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में लिखे, और तो नहीं कर सकते ना। और अगर आपने किसी अन्य मामले को विचारित किया तो अनाधिकार है, और जब उसका विचारण की अधिकारिता ही आपको नहीं है तो आपका निर्णय शून्य होना चाहिए। यह सिविल कोर्ट ने दांडिक मामले का विचार कर लिया, कैसे कर सकते हो भाई? सिविल कोर्ट के द्वारा कौन से मामलों का संज्ञान किया जाएगा ये तो लिखित है। तो पहला कारण तो मोटा मोटा यह हो गया कि यह निर्णय जो दांडिक न्यायालय के हैं और इस न्यायालय में लागू करने की कोशिश हो रही है, ये इसलिए लागू नहीं हो सकते क्योंकि क्या है कि दोनों न्यायालयों को अलग अलग प्रकार के मामलों के विचारण की अधिकारिता है। हम अभी सेक्शनों पर नहीं जा रहे, हमने अभी निर्णयों की सुसंगति से संबंधित एविडेंस एक्ट में जो प्रोविजंस हैं उन पर बात ही नहीं की है। अभी तो हम आपके मन के उस भाव पर बात कर रहे हैं जो आपके मनों में सहज स्वभाव उठता है और जिसका कोई जवाब ना आप ढूंढ पाते हैं और ना आसानी से आपको मिलता है। यद्यपि जवाब किताबों में ही लिखा है, लेकिन कानून की यह भी विशेषता है कि वो लिखा रहता है लेकिन दिखता नहीं है। अनुच्छेद 32 में
26 जनवरी 1950 से लिखा है कि कोई भी रिट, कोई भी निर्देश, सब कुछ लिखा है, लेकिन दिखता कहां है? आप तो पूछो, आप तो कहते हो 5 रिटें जारी होंगी, आपको दिखता कहां है? वो कानून की अपनी यह भी विशेषता है कि सब कुछ लिखा है लेकिन दिखता कुछ नहीं है। और इन प्रश्नों के जवाब हमें पाने में इतने कष्ट हुए हैं, इतने मानसिक कष्ट हुए हैं, कष्ट कोई शारीरिक थोड़े हुए, लेकिन मन में सवाल उठता था कि आखिर क्यों हो रहा है ऐसे। अरे भाई, न्यायालय ये भी है और इन्होंने पाया कि दोषी है, तो इन्हें विचारण की क्या जरूरत, प्रतिकर क्यों नहीं दिलाते हैं? भाई ये निर्णय यहां रखा जाए और ये प्रतिकर दिला दें, दिक्कत क्या है? वो कहते हैं नहीं दिलाएंगे, और हम एज ए जूनियर खड़े, हम अपने बाबूजी से पूछ रहे हैं, बाबूजी कह रहे हैं वो होता है, सही है, क्यों होता है मतलब ही नहीं। अब यह भी हो सकता है उन्हें मालूम भी हो, लेकिन हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है कि मालूम हो, लेकिन संभावना है भी कि मालूम हो, लेकिन कचहरी पढ़ाने की जगह नहीं है, वहां पढ़ाई नहीं होती, वहां कानून एप्लीकेशन में है और ये मानकर चला जाएगा कि आप पढ़कर आए, वहां कोई कुछ नहीं बताएगा आपको। और क्यों बता दे? आप जितने मूर्ख होंगे उतने ही तो हमें पैसे ज्यादा मिलेंगे। लेकिन मेरी वैल्यू क्या है भाई? मेरी वैल्यू तो तभी तक है जब तक तुम मूर्ख रहो। तुम भी काबिल, हम भी काबिल, तो फिर फायदा क्या? तो कोई कुछ नहीं बताएगा। और ये बड़ा दिमाग में सवाल उठता है कि आखिर क्यों, कि वो निर्णय क्यों नहीं लागू हो रहा? तो एक सीधी बात है, सबसे पहला मोटा मोटा कारण क्षेत्राधिकार, जुरिडिक्शन। अब दूसरे कारण पर आइए, क्योंकि वो तो बहुत मोटा कारण है, जुरिडिक्शन का ना होना। इसके अलावा भी कारण है। आपराधिक मामला, इसमें पक्षकार कौन होंगे? राज्य। नॉर्मली बहुत कम मामलों में परिवाद में वो होंगे, राज्य पक्षकार होगा। राज्य की ओर से पैरवी कौन कर रहा होगा? लोक अभियोजक। और लोक अभियोजक कितने होशियार होते हैं तो हम ही जानते हैं, हम खुद लोक अभियोजक हैं। और लोक अभियोजक कितने मन से अभियोजन का काम करते हैं ये भी हम जानते हैं, ठीक है ना? मेरी सेहत पर तो कोई असर पड़ नहीं रहा, ठीक है? वो कहते हैं ना, बर मरे या कन्या, हमें तो अपनी दक्षिणा से मतलब, हमें तो मिलना ही है। अगर प्रोसिक्यूशन में गलती हमने की और मुकदमा छूट गया तो गलती तो मेरी भी हो सकती है, ठीक है ना? हमने गलती की, हमने जानबूझकर गलती की या जानबूझकर, ठीक है, गलती करने के अलावा मूर्खता से गलती की और गलती का परिणाम क्या हुआ? मुकदमा छूट गया। तो अब उसे प्रतिकर भी ना मिले भाई, अब तो उसे प्रतिकर, अगर वो निर्णय यहां लागू होगा जो क्रिमिनल कोर्ट का है तो गलती हम करेंगे और दंड वो भुगतेगा। वो बेचारा आता दांडिक अभियोजन में भाग लेने, तो उसे भाग नहीं लेने दिया जाएगा। लिखा है सीआरपीसी में। दांडिक मामलों का संचालन कौन करेगा? लोक अभियोजक। और अगर प्राइवेट, यानी जिसने मुकदमा लिखाया है, वो अपने अधिवक्ता को खड़ा भी करना चाहे तो वो हमें असिस्ट करेंगे, और असिस्ट करने का अर्थ यह हुआ वो हमें बताएंगे कि ये बात कहो और मर्जी मेरी होगी। हम उसे उचित समझेंगे तो कहेंगे और उचित नहीं समझेंगे तो नहीं कहेंगे। यद्यपि अब उच्चतम न्यायालय की ऐसी, ठीक है, ऐसी निर्णय विधि आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर लोक अभियोजक अपने काम को
ठीक से नहीं कर रहा है, तो जो असिस्ट कर रहा है वो भी अपनी बात रख सकता है। लेकिन फिर भी हम असिस्ट कर, आप तो हमें असिस्ट करेंगे, ठीक है? तो नॉर्मली, अच्छा, और फिर हर मामले में वो एडवोकेट खड़ा कर पाए, जरूरी नहीं है। उसके बाद खाने को तो है नहीं भाई, जिसने रिपोर्ट लिखाई वो तो इतना गरीब आदमी हो सकता है कि उसको खाने को ना हो, कहां से वकील खड़ा करेगा? और अगर खड़ा भी कर दे तो हमें असिस्ट करेगा, ठीक है? तो सवाल यह है कि वो व्यक्ति जिसे आप प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, इस न्यायालय के निर्णय को लागू करके उसे तो उस कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार भी नहीं था, वो तो कार्रवाई में भाग भी नहीं ले सकता था। भाई, आप क्रिमिनल कोर्ट के निर्णय को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्रिमिनल कोर्ट का निर्णय अगर आप लागू करेंगे तो जिस पक्षकार के खिलाफ वो जाएगा, वो पक्षकार तो क्रिमिनल कोर्ट में अपनी बात कह ही नहीं सकता था, बिकॉज ही वॉज नॉट ए पार्टी। वहां तो राज्य था और अभियुक्त था, लोकस कहां था उसके पास? जो बचाव पक्ष ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किए या अभियोजन ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किए, उनकी प्रतिपरीक्षा का तो अवसर भी नहीं मिला उसे। भाई, उस कार्रवाई में उसने क्या कहा? उसने कुछ भी तो नहीं कहा। तो सवाल यह है कि जुरिडिक्शनल जो कमी है, क्षेत्राधिकार, और दूसरा कार्रवाइयों में भाग लेने का अवसर यह न होना, इसके बाद भी अगर निर्णय को किसी पक्षकार के विरुद्ध लागू करने की कोशिश की जाए तो ये सिवाय अन्याय के और क्या है? ये सिवाय अन्याय के और कुछ नहीं। इसलिए नॉर्मल नियम यह है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसकी सेक्शन 34 से लेकर और आपका 38 तक, और पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम का धारा 40 से लेकर के 45 तक जो स्थिति बताई गई है, केवल उसी स्थिति में किसी न्यायालय के निर्णय दूसरे न्यायालय में साक्ष्य के तौर पर दिए जा सकते हैं। सामान्य नियम यह है कि एक न्यायालय का निर्णय दूसरे मामले में साक्ष्य के तौर पर नहीं दिया जाएगा। सामान्य नियम क्या है? सामान्य नियम यह है कि एक न्यायालय के निर्णय को दूसरे न्यायालय में साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। सामान्य नियम यह है। और इस नियम के जो अपवाद, वे अपवाद पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 40 से लेकर 45 तक और नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 34 से लेकर 38 तक बताए गए हैं। ठीक है ना? अपवाद बताए गए। इस सेंटेंस का अर्थ क्या हुआ? इस सेंटेंस का अर्थ यह हुआ कि अगर धारा 34 से लेकर 38 तक की पोजीशन है, तभी एक न्यायालय का निर्णय दूसरे न्यायालय में साक्ष्य के तौर पर दिया जाएगा। अन्यथा सामान्य नियम यह रहेगा कि देयर इज नो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस narrated under section 34 to 38 of the New Evidence Act and section 40 to 45 of the Old Evidence Act, then you can't, ठीक है, give the judgment of other court, ठीक है, किसी अन्य न्यायालय का निर्णय किसी अन्य न्यायालय में आप साक्ष्य के तौर पर नहीं देंगे। ये सामान्य नियम। ये सैद्धांतिक तौर पर पहले अपने दिमाग में बैठा लिया, इसके बाद चर्चा आगे चले तो ठीक रहेगा। अब
एक चीज और भी है, जब हम लोग अधिकार और कर्तव्य इनको पढ़ रहे थे तो लोकलक्षी अधिकार, जिन्हें राइट इन रेम कहा जाता है, और व्यक्तिलक्षी अधिकार, जिन्हें राइट इन पर्सोनम कहा जाता है। आपसे खूब पूछा जाता है एग्जामों में कि अमुक अधिकार राइट इन रेम है या अमुक अधिकार राइट इन पर्सोनम है, ये खूब पूछा जाता है। तो राइट इन रेम हमें समझ लेना चाहिए। राइट इन रेम को हिंदी में क्या बोलते हैं? लोकलक्षी अधिकार। और राइट इन पर्सोनम को हम, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्तिलक्षी अधिकार। और मोटी बात याद करिए, लोकलक्षी अधिकार हमेशा कानून से मिलेगा। कानून जो अधिकार देता है वो लोकलक्षी होता है, राइट इन रेम होता है। और संविदा जो अधिकार देगी वो राइट इन पर्सोनम होगा, ठीक है, वो व्यक्तियों के विरुद्ध होगा। तो राइट इन रेम, राइट इन पर्सोनम। ऐसे ही जजमेंट इन रेम होते हैं और जजमेंट इन पर्सोनम होते हैं। 4 प्रकार की अधिकारिताओं में न्यायालय जब निर्णय सुनाता है, केवल 4 प्रकार की अधिकारिता, तो जो जजमेंट आता है वो राइट इन ठीक है, जजमेंट इन रेम होता है। और इन 4 प्रकार की अधिकारिताओं को छोड़कर जब भी न्यायालय निर्णय सुनाएगा तो वो जजमेंट इन पर्सोनम होता है। 4 प्रकार की, अभी देख लेंगे कौन सी 4 प्रकार की अधिकारिताएं हैं जिनमें न्यायालय निर्णय सुनाएगा तो जजमेंट इन रेम कहलाएगा। वो 4 प्रकार की अधिकारिताएं कौन सी है देखेंगे, लेकिन मोटा समझे कि 4 प्रकार की अधिकारिताएं जिनमें न्यायालय कोई निर्णय सुनाएगा तो वो जजमेंट इन रेम कहलाएगा। यानी वो जजमेंट इन रेम कहलाया तो कहता हुआ लोकलक्षी, और लोकलक्षी को हम क्या बोलते हैं? सर्वबंधी, ये भी कहते हैं। यानी वो निर्णय जो कुछ प्रतिपादित करेगा वो पूरी दुनिया के खिलाफ लागू होगा। और इसके अलावा उन 4 प्रकार के जुडिक्शंस को छोड़कर न्यायालय जब भी कोई निर्णय सुनाएगा तो वो जजमेंट इन पर्सोनम होगा, अर्थात उस विशेष मामले में जो पक्षकार होंगे उन्हीं के विरुद्ध वो निर्णय लागू होगा, इसके अलावा नहीं। इन 4 प्रकार की अधिकारिताओं में जो निर्णय पारित किए जाते हैं जिन्हें हम जजमेंट इन रेम कह रहे हैं, इन्हें जजमेंट इन रेम बना देने का औचित्य क्या है? भाई ये भी तो है ना, व्हाट मे बी द जस्टिफिकेशन। अगर किसी काम के प्रति कोई जस्टिफिकेशन नहीं है तो बेकार है। तो व्हाट मे बी द जस्टिफिकेशन बियॉन्ड द जजमेंट इन रेम, ठीक है। जजमेंट इन रेम के पीछे औचित्य जो है वो ये है कि वे 4 प्रकार की अधिकारिताएं जो मानी गई वो कौन सी है? विवाह विषयक, दिवाला विषयक, नवाधिकरण विषयक और प्रोबेट विषयक। ये अधिकारिताएं क्या हैं इन पर अभी बात करेंगे, लेकिन आप एक मोटा मोटा समझो। विवाह विषयक अधिकारिता ये आपके वैवाहिक संबंधों को या आपकी वैवाहिक स्टेटस को, स्टेटस मतलब दशा, आपकी वैवाहिक दशा की वो अविवाहित है आप या विवाहित है, इसको निर्धारित करती है। और आप विवाहित एक्सेप्शनली 2-4 से हो तो अलग बात है, अन्यथा एक से ही होंगे। अब पारिवारिक शांति, उत्तराधिकार आदि के प्रयोजनों से जरूरी है कि जो वैवाहिक हैसियत की घोषणा
यह की गई है किसी व्यक्ति की न्यायालय के माध्यम से, उसको सारी दुनिया के बारे में लागू माना जाए और किसी को यह कहने का अवसर न दिया जाए कि वो अमुक व्यक्ति का पति या पत्नी है, सिवाय उसके जिसके बारे में न्यायालय ने ये घोषित किया है कि वो उसका पति या पत्नी है। ये पारिवारिक शांति के लिए जरूरी है। परिवार में शांति न हुई, समाज में नहीं होगी। और शांति और व्यवस्था कायम करना है कानून का पहला उद्देश्य है। इसलिए विवाह विषयक अधिकारिता में पारित किए गए निर्णय ये सर्वबंदी बनाएगा। यही स्थिति दिवाला विषयक अधिकारिता की। हमने आपसे कई बार चर्चा की कि दिवालिया वो नहीं है जिसके पास कुछ नहीं है। दिवालिया वो है जिसकी देनदारी ज्यादा है, लेनदारी कम है। उसके पास 1 अरब की संपत्ति है, लेकिन उसे देने कितने? 1 अरब 1 लाख। इसका मतलब उसके पास व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो 1 लाख कम है, ठीक है ना। 1 अरब है लेकिन वे उसका नहीं है क्योंकि देनदारी है। तो 1 अरब उसके पास रखे हैं, किसके? ऋणदाताओं के। इस प्रकार माना जाए तो ज्यादा ठीक बात है। उसके पास क्या? -1 लाख। उसके पास तो -1 लाख। इसलिए व्यवहारिक दृष्टिकोण से ऐसा बोल दिया जाता है कि दिवालिया वो है जिसके पास कुछ नहीं है, लेकिन सैद्धांतिक दृष्टिकोण से कहा यह जाना चाहिए कि दिवालिया वो है जिसकी देनदारी अधिक है और लेनदारी कम है। अब जब लेनदारी कम है तो किसी की खाल भी खींच लो तो हासिल क्या होगा? यह बताओ। हासिल तो कुछ नहीं होना। इससे बेहतर यह है कि भाई 1 ही लाख तो कम है, ठीक है, ठीक है। अब जो 1 लाख 1 अरब 1 लाख देने, 1 अरब तो है, 1 अरब को ऐसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो कि आनुपातिक तौर पर, ठीक है, नुकसान सबको लगभग बराबर है, ठीक है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं कर सकते क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो, ठीक है, आपका अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करें, सबको 10-10 लाख दे दिए तो नुकसान होगा क्योंकि जिसके 20 लाख हैं उससे तो कम मिलेगा, और जिसके 9 लाख हैं या जिसके 11 लाख है उसे 1 ही लाख कम मिलेगा। तो एक आनुपातिक डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, यह ज्यादा बेहतर रहेगा। और इस व्यक्ति से कोई संव्यवहार न करे आगे, इसके लिए इसे दिवालिया घोषित कर दिया जाए, यह ज्यादा ठीक रहेगा। इसे हम बार बार परेशान करें, इसके बाद तो नहीं है, इससे हासिल क्या होगा? और इसे बार बार परेशान करें तो समाज की शांति भंग होगी। इसलिए दिवाला संबंधी कानून बनाए गए। एक बार घोषित कर दिया गया कि अमुक व्यक्ति दिवालिया है, ठीक है। अब उसकी जो संपत्ति है उस पर लिक्विडेटर रिसीवर बैठा देंगे, वो उसके लेनदारों में आनुपातिक वितरण उसकी संपत्ति का जहां तक हो सकता है वहां तक कर देगा, तो समाज की शांति बनी रहेगी। वो दिवालिया है, यह सर्वबंदी निर्णय माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी सांपत्तिक स्थिति की घोषणा यह होगी। प्रोविडेंट विषय का, ठीक है, यह अधिकारिता। प्रोविडेंट विषय का अधिकारिता क्या होती है? आपने वसीयत की, ठीक है, वसीयत कर दी आपने। अब आपकी मृत्यु के बाद वो वसीयत प्रभावी होगी। आपकी मृत्यु हो गई, अब वो वसीयत असली है या फर्जी, पहले तो ये तय हो। अब आप तो है नहीं, तो उस वसीयत के मुताबिक जिसको जो कुछ मिलना चाहिए वो कैसे मिले? भाई ये भी हो सकता है कि हमने ये कहा कि मेरी हम वसीयत करते हैं, मिस्टर ए को हमारी संपत्ति में ये चीज दे दी जाए, और मिस्टर ए ही मुकदमा ले आए प्रोविडेंट जारी कराने के। प्रोविडेंट जारी हुई,
तो यहां जरूरत ही नहीं, यहां सिर्फ इतना कह दिया जाएगा यस वसीयत असली है। प्रोबेट सिर्फ इतना बोलेगी, मिस्टर ए को संपत्ति मिल गई। अब मेरी कुछ संपत्ति लंदन में है, कुछ वहां है, कुछ वहां है, और हमने ये कहा कि 2 लाख इन्हें दे दिए जाए, 20 लाख उन्हें दे। अब निष्पादक की जरूरत है। अब 2 तथ्य है, एक तो वसीयत असली है यह निर्धारित हो, और उसको एग्जीक्यूट कौन करे यह भी निर्धारित हो। तो अब प्रोबेट 2 बातों का जिक्र करेगी। अब प्रोबेट जारी हो गया, वसीयत फर्जी थी, वसीयत फर्जी थी। न्यायालय में भी जो कुछ जांच होगी, तो भगवान जी तो वहां बैठे नहीं है कि भूत भविष्य वर्तमान तीनों देख लें। वहां भी साक्षियों पर विश्वास करना है, और साक्षियों के बारे में हमने कहा कि अगर गवाह चतुर और चालाक हो तो हो सकता है रावण सीता के अपहरण के मुकदमे में दोषमुक्त हो जाए और राम को हत्या के मुकदमे में सजा हो जाए, संभव है, क्योंकि साक्ष्य के आधार पर चलना पड़ेगा, और गवाह कितने भी धूर्त हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रोबेट जारी हुआ वसीयत का, वसीयत फर्जी थी। अब प्रोबेट हमें मिल गया, जिसकी वसीयत थी यानी मृतक, उसका ये देनदार थे। प्रोबेट तो हमें मिल गया, हमने इनसे पैसे ले लिए, असल वसीयत इनके पास है। इनने हमारी प्रॉपर्टी कैंसिल करा दी और यह भी घोषित करा दिया कि वसीयत फर्जी है। लेकिन भाई इनकी गलती क्या है? जब हमने प्रोबेट इन्हें दिखाई तो इनने हमें लोन दिया। अब ये इनके पास पहुंच गए कि भाई तुम उनका लोन वापस करो। वसीयत ठीक है जो हुई, उसकी जो प्रोबेट जारी हुई, जिसके पक्ष में जारी हुई, वो तो फर्जी है। असल प्रोबेट तो मेरे पास है, तो इनकी मारपीट शुरू हो जाएगी, क्योंकि संपत्ति का मामला है। सारा संघर्ष है संपत्ति के लिए, इसलिए यहां भी जरूरी है कि सर्वबंधी निर्णय पारित किया जाए। इसीलिए कहा उन्होंने कि प्रोबेट विषयक अधिकारिता में अगर न्यायालय ने प्रोबेट जारी की है तो वो निर्णय सर्वबंधी माना जाएगा। और सर्वबंधी माने जाने का प्रभाव क्या होगा? इन्होंने लोन अदा कर दिया है ये माना जाएगा। इन्हें कुछ चाहिए ये हमसे लें, मेरे ऊपर लाए मुकदमा बजाय इनके, क्योंकि फ्रॉड तो हमने किया। तो प्रोबेट विषयक अधिकारिता, और ऐसे ही नाबाधिकरण विषयक अधिकारिता, एडमिरल्टी जुरिस्डिक्शन बोलते हैं अंग्रेजी में नावाधिकरण विषयक अधिकारिता को। नावाधिकरण विषयक अधिकारिता में करते क्या है? जो समुद्र में युद्ध होता है, समुद्र में, ठीक है, कोई जहाज अभी हुआ था ना, हूती विद्रोहियों ने जाने क्या कर दिया था, और भारत की सेना ने जाने अदन की खाड़ी में जाने कहा, ठीक है, किसी जहाज को पकड़ लिया था, उसमें पाकिस्तानी भी थे, उन्हें भी छुड़ाया था, ऐसा कुछ आया था अखबारों में, और फिर गिरफ्तार करके भारत में लाए थे। पकड़ा कहा था? ओपन सी में। ओपन सी में किसी की अधिकारिता नहीं होता, ठीक है। अब वे समुद्री डकैत हैं या नहीं है, ठीक है, वे भारत के साथ युद्ध कर रहे थे नहीं कर रहे थे। ओपन सी में जो अपराध किए जाते हैं, या ओपन सी में जो युद्ध अपराध किए जाएंगे, उनके विचारण की अधिकारिता उन कोर्ट्स में होती है जो एडमिरल्टी कोर्ट कहलाते हैं। हिंदुस्तान में कौन कौन से एडमिरल्टी कोर्ट, ये देखना पड़ेगा। तो हिंदुस्तान में जो उच्च न्यायालय स्थापित हुए हैं, उन्हें स्थापित करने के लिए लेटेस्ट पेटेंट जारी हुआ था। कहां? वो 1861 का है हाईकोर्ट एक्ट, ये कब का है? 1861 का ही है शायद, 62 का हो, उसका लेटेस्ट पेटेंट जारी हुआ था। तो लेटेस्ट पेटेंट में जितने उच्च न्यायालय हैं, सारे एडमिरल्टी कोर्ट, वे सारे इन अपराधों का विचारण करते हैं। तो नाबाधिकरण विषयक अधिकारिता में न्यायालय जो कुछ डिसाइड करता है वो भी सर्वबंधी निर्णय होता है।
जैसे उन्होंने डिसाइड कर दिया कि अमुक पोत शत्रु पोत है तो है। अब इस मतलब इस तथ्य को दोबारा अब कभी भी ये बात किसी भी न्यायालय में उठेगी कि इस पोत का बीमा मिलना चाहिए, इस पोत का ये होना चाहिए, तो वो निर्णय प्रस्तुत किया जा सके कि नहीं मिलेगा क्योंकि ये तो शत्रु पोत है। ठीक है ना। तो 4 अधिकारिताएं हैं जिनमें सर्वबंधी निर्णय न्यायालय पारित करता है। अदरवाइज सामान्य नियम यह है कि न्यायालय व्यक्तिबंधी निर्णय पारित करता है। ठीक है ना। तो 2 बातें निकल कर आई। एक बात कि सामान्य नियम यह है कि किसी भी न्यायालय का निर्णय किसी भी दूसरे न्यायालय में साक्ष्य के तौर पर नहीं दिया जाएगा। सामान्य नियम यह है। और सामान्य नियम यह भी है कि न्यायालय सामान्य तौर पर व्यक्तिबंधी निर्णय अर्थात जजमेंट इन पर्सोनम पारित करता है। ठीक है। सर्वबंधी निर्णय पारित नहीं करता। सामान्य नियम ये 2 है। लेकिन इनके एक्सेप्शन ये भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दिए गए हैं। नए में 34 से 38 तक और पुराने में 40 से 45 तक। और अगर वो स्थितियां हैं तो एक न्यायालय का निर्णय दूसरे न्यायालय में साक्ष्य के तौर पर दिया जा सकता है। ठीक है। और पुराने में 41 और नए में मेरा ख्याल है 35। हाँ, इन सेक्शंस में वर्णित स्थितियों में न्यायालय जो निर्णय पारित करता है वो व्यक्तिबंधी नहीं, सर्वबंधी निर्णय यह पारित करता है। और अगर इन सेक्शंस में न्यायालय का निर्णय आया तो उस निर्णय का साक्षिक मूल्य क्या होगा, इस पर हम लोग कल की क्लास में बात करेंगे। देखिए कल बात करेंगे। तुम अभिषेक